साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। यूजीसी गाइडलाइंस के प्रकरण ने एक बार फिर से साबित कर दिया, जैसे जीवन और मरण सत्य है वैसे ही इस देश में जाति भी अंतिम सत्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद नेशन जनमत को जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ कि ये फिक्स मैच है, जिसमें मोदी सरकार ने दोनों पक्षों के हाथ में बल्ला पकड़ा दिया है। खूब भांजो, लेकिन जीत तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की होगी। बहरहाल, अगर इस देश में जाति सत्य है तो फिर किसी भी मामले को जाति एंगल के बिना नहीं समझा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दो ब्राह्मण मिलॉर्ड्स ने यूजीसी गाइडलाइन पर रोक लगाने का जो निर्णय दिया है उसको भी जाति एंगल से समझने की जरूरत है। बहरहाल, यूजीसी गाइडलाइन वाले प्रकरण ने एक बार फिर से तथाकथित पिछड़े और दलितों के हितैषी बनने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों और उनके आकाओं की पोल उसी तरीके से खोल करके रख दी है जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटे के समय में बड़े बड़े धुरंधर सामाजिक न्याय के योद्धा, पीडीए वाले योद्धा, बहुजन से सर्वजन तक पहुंचने वाली देवी की पोल खोल करके रख दी थी। बहरहाल, नेशन जनमत ने अगर इसको फिक्स मैच कहा है, मतलब मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जुगलबंदी कहा है, तो उसके पीछे भी कुछ वजह होगी। वजह स्पष्ट है, मोदी सरकार, शिक्षा मंत्रालय या यूजीसी द्वारा ठीक से अपना पक्ष रखा ही नहीं गया, ना इस मामले को ठीक से डिफेंड किया गया, ना कोई नामचीन और बड़ा वकील खड़ा किया गया। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रभाकर कुमार मिश्रा को सुन लीजिए। यूजीसी रेगुलेशन के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एक बात मैंने नोटिस किया कि आमतौर पर किसी कानून, किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई याचिका आती है तो सरकार उसका विरोध करती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये याचिका गैर जरूरी है, ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया, सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई था नहीं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो खुद थे वहां पर, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तो एक बात समझ में आती है, वो ये कि शायद सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सरकार की तरफ से ये संदेश होगा कि भाई साहब, आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलिएगा, कोर्ट जो करेगी उसे करने दीजिएगा। मतलब मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मौजूद जरूर रहे, लेकिन महज मूक दर्शक बनकर के, क्योंकि मैच पहले से ही फिक्स था कि गाइडलाइंस आएंगी। ओबीसी, एससी, एसटी जो हमसे छिटक रहा है उसके अंदर चेतना जागृत होगी कि देखो मोदी सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया। सवर्ण संगठन जितना आंदोलन करेंगे, जितना प्रधानमंत्री मोदी को, सरकार को गालियां देंगे, ओबीसी, एससी, एसटी का भरोसा उतना ही मोदी सरकार की तरफ मजबूत होगा। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जातिवादी इस पर रोक लगा ही देंगे। हम इस मामले में कोई विरोध दर्ज नहीं कराएंगे। अगर नेशनल जनमत के ये तमाम आकलन गलत हैं, मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार नेशनल जनमत को गलत साबित करते हुए न सिर्फ यूजीसी से संबंधित विश्वविद्यालय बल्कि तमाम चिकित्सा विश्वविद्यालय, एम्स, पीजीआई, कृषि विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे तमाम शिक्षण संस्थानों के लिए भी कानून बना करके भेदभाव और असमानता दूर करना सुनिश्चित करे। अगर नहीं करती है तो नेशनल जनमत की बात पर स्वतः मोहर लग जाती है। बहरहाल, जो भी हो, यूजीसी गाइडलाइंस के मुद्दे ने एक बार फिर से तथाकथित पिछड़े दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं के चेहरों से नकाब उतार दिया है। उत्तर भारत की राजनीति में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद और दक्षिण भारत की राजनीति से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मुखर तौर पर यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चंद्रशेखर आजाद ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जातिवाद को लीगलाइज कर दिया है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार के कथने और करने में फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज
कर दिया गया इस फैसले के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं? 29 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहां कल ये दाखिल हुआ, आज सुनवाई होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या की और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां से कमजोर वर्गों के जो मामले जाते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पर निगेटिव ऑर्डर आते हैं। अब बात करते हैं बहुजन से सर्वजन तक आने वाली, भक्तों की नजर में जिंदा देवी कही जाने वाली मायावती जी की, जो स्पष्ट तौर पर ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटे के समर्थन में खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दे रही हैं महज चंद सवर्ण वोट बैंक के लालच में। बयान सुनिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अप्रकाश समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व देती। बहन जी के सलाहकारों ने शायद उनको यूजीसी की गाइडलाइन ठीक ढंग से नहीं पढ़ाई। उस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर यह तो जिक्र है कि ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग जन से कोई व्यक्ति उस कमेटी में रहेगा। गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि संस्थान का मुखिया यानी कि वो कुलपति हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ज्यादातर कुलपति सवर्ण है तो उस कमेटी का चीफ सवर्णी तो होगा, और जहां कुलपति सवर्ण नहीं है वहां स्पष्ट लिखा है 2 प्रोफेसर या विभागाध्यक्षों को रखा जाएगा। वो भी जरूरी नहीं कि वंचित तबकों से आते ही हो, वो सवर्ण भी हो सकते थे। लेकिन व्हाट्सएपिया ज्ञान को बहन जी ने अपने पोस्ट में उड़ेल दिया। बहरहाल जब अंधभक्त जिंदा देवी कह ही चुके हैं तो देवी के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, सर झुका करके सजदा किया जा सकता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं पीडीए के जननायक, जिनका ए समय समय पर बदल जाता है। जैसे ईडब्ल्यूएस के समय में पीडीए का ए अल्पसंख्यक से अगड़ा हो गया था, वैसे ही यूजीसी गाइडलाइंस के मामले में ए फिर से अगड़ा हो गया है। अखिलेश यादव का बयान सुनिए। सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो, ना किसी पर जुल्म जाती हो, ना किसी के साथ नाइंसाफी। वहीं एक और स्वयंभू जननायक राहुल गांधी ने यूजीसी गाइडलाइन पर एक शब्द नहीं बोला, ना गाइडलाइन जारी होने के बाद, ना सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद, बल्कि अपनी पार्टी को फ्री कर दिया। जिसका जो मन आए वो करो। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने विरोध किया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने विरोध किया। पार्टी के भीतर तमाम लोग स्पष्ट तौर पर विरोध में खड़े नजर आए, लेकिन सामाजिक न्याय के तथाकथित योद्धा ने एक लाइन, एक शब्द तक नहीं लिखा। ऐसे ही बीजेपी के साथ रहते हुए भी सामाजिक न्याय के योद्धा कहलाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भी हुआ। नीतीश कुमार इस मामले में एक लाइन नहीं बोले, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का झुकाव सीधे सीधे यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ में था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उनका पक्ष भी मोदी सरकार की तरफ झुका हुआ ही दिखाई दिया। अब बीजेपी सरकार में शामिल अन्य पार्टियों की बात ही क्या करना, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य तमाम नेता, उनकी हिम्मत ही नहीं कि जब तक ऊपर से आदेशित ना कर दिया जाए कि जाओ अपने समाज के बीच में पीठ थपथपाओ, तब तक किसी मामले में उनकी बोलने की हैसियत नहीं। बहरहाल इस बात पर लंबी डिबेट की जा सकती है कि मोदी सरकार का फिक्स मैच था या नहीं। गाइडलाइन जारी भी हो जाती तो उससे वंचित तबके को कुछ हासिल होता या नहीं। इस मामले में, इस निर्णय में मोदी सरकार ने पैरवी नहीं की या जातिवादी जजों ने अपने हिसाब से निर्णय दिया। इन सब से परे एक महत्वपूर्ण बात है कि ईडब्ल्यूएस के बाद यूजीसी ने
तमाम पिछड़े दलितों के हितैषी पार्टियों के मुंह पर काला धब्बा थोप दिया है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।